हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है भूपेन कोच, आप लोग का जूलॉजी टीचर। तो हम लोग यहाँ पर आज जो है इस चैप्टर को आगे की तरफ लेके जाएंगे और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वायरल डिजीजेस, मतलब कि वो डिजीजेस जो ह्यूमंस में वायरस के कारण होती हैं। ठीक है ना बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला डिजीज जो हम लोग यहाँ पर वायरस से होने वाला है, तो सबसे पहला डिजीज डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज योर कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कॉमन कोल्ड के बारे में आप लोगों को पता होगा, हम सब लोग जो है कॉमन कोल्ड से सफर कर चुके हैं, हम सबको एक्सपीरियंस रहा है कॉमन कोल्ड का और सिम्टम्स भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जानते हैं कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, किस वायरस के कारण जो है हमें कॉमन कोल्ड होता है। तो यहाँ पर जो वायरस है दैट इज राइनो वायरस। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे वायरसेस के नाम आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो राइनो वायरस के कारण क्या होता है, यहाँ पर कॉमन कोल्ड होता है। अब मैंने कहा था आप लोगों से कि कोई भी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इंफेक्शन होता है, जब याद कीजिए बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई भी इंफेक्शन, ओके, ज्यादातर आपका कैसे होता है, वो इनहेलेशन से होता है या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। तो मान लो यहाँ पर अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है और आप उस पर्सन के कांटेक्ट में आ जाओगे, तो वो पर्सन अगर आपका स्नीज कर दे या फिर कॉफ कर दे, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स बॉडी के बाहर निकलेंगे उसमें क्या होंगे, वायरसेस होंगे बच्चों। ठीक है ना। ओके। और वो वायरस अगर आप लोगों ने क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, देन आप लोग इससे सफर करोगे, कॉमन कोल्ड से सफर करोगे। ठीक है ना। तो कॉमन कोल्ड के बारे में हम लोग जो है मोड ऑफ अपना इन्फेक्शन क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। ठीक है ना। आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि एरिया ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग के कौन से पार्ट को या फिर कौन से ऑर्गन सिस्टम को आपका इन्फेक्ट करेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करता है, ये डिसऑर्डर क्रिएट करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से एरिया में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये आपका जो नेसल पैसेज होता है, मतलब ये दिस इज आवर नेसल पैसेज, जहां से एयर एंटर करता है विंड पाइप में, एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज, मतलब कि जिसको हम लोग विंड पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों एरिया को ये आपका क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये आपके लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हमने लास्ट निमोनिया पढ़ा था बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, तो निमोनिया क्या करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है बच्चों, एल्वियोलाई में क्या जमा होने लगता है, फ्लूइड। लेकिन कॉमन कोल्ड में ऐसा नहीं होता, इट डज नॉट इन्फेक्ट द लंग्स, ये याद रखना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना। तो ये क्या इन्फेक्ट करेगा, नेसल पैसेज और रेस्पिरेटरी पैसेज को ही इन्फेक्ट करेगा। ओके। और ये जो इन्फेक्शन है ये 3 से 4 दिन तक आपका क्या होगा, लास्ट करेगा। मतलब पर्सन को 3 से 4 दिन तक क्या होगा आपका कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे, सिम्टम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो 3 से 4 दिन तक जो है ये कॉमन कोल्ड पर्सन को अफेक्ट करके रखता है। नाउ लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स। ओके। तो सिम्टम्स मतलब कि कौन से साइंस नजर आएंगे जब पर्सन क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो सबसे पहला जो सिम्टम है यहाँ पर नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। नेसल कंजेशन मतलब आपका जो नेसल पैसेज होगा कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे म्यूकस का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कंजेस्टेड रहेगा, सांस लेने में परेशानी होगी, और डिस्चार्ज होगा मतलब नाक बहते रहेगा वहां पर। ठीक है ना। तो पहला सिम्टम है। दूसरा है सार थ्रोट, जो थ्रोट है अपना सार हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है। फिर है कॉफ, जिस पर्सन को इन्फेक्शन होगा वो क्या करेगा बच्चों, खांसता रहेगा। अगला क्या है यहाँ पर, हेडेक, सर में दर्द होगा। सर में दर्द होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि देखो जब रेस्पिरेटरी पैसेज कंजेस्टेड होता है तो पर्सन का जो ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और मैंने आप लोगों से बात की थी ऑक्सीजन की कमी से सबसे पहला जो ऑर्गन इन्फेक्ट, मतलब सबसे पहला जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है कौन सा होता है, ब्रेन। तो इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पर हेडेक होने लगेगा। टायर्डनेस, पर्सन आपका कैसा रहेगा, टायर्ड रहेगा, उसको थकान महसूस होगा हर टाइम पे। ठीक है ना, वो इनएफिशिएंट हो जाएगा अपने काम में। देन होरासनेस। होरासनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं, देखो जब सर्दी होता है तो क्या होता है, हमारे जो साउंड का क्वालिटी होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है कि नहीं, मतलब गले में खिचखिच होने लगता है, हम जैसा बोलते हैं नॉर्मली वैसा नहीं बोल पाते हैं। ठीक है ना। तो उसको होरासनेस कहते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स है बच्चों, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ योर कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड के लिए तो वैसे कोई आपका यहाँ पर मेडिसिन डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आप लोग जब कॉमन कोल्ड से सफर करते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, है कि नहीं, तो डॉक्टर मेडिसिन देता है। एक्चुअली वो मेडिसिन किस चीज के लिए देता है, वो पेन किलर्स देता है बच्चों, हेडेक के लिए पेन किलर वगैरह देता है, आपको पैरासीटामोल वगैरह देता है। लेकिन ये जो वायरस है 3 से 7 दिन के बाद जो है इसका असर धीरे धीरे फिर खत्म होने लगता है। ठीक है ना। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, पर कॉमन कोल्ड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग अगले डिजीज को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अगले वायरल इन्फेक्शन को डिस्कस करते हैं।
तो हमारा जो अगला वायरल इन्फेक्शन है यहाँ पर दैट इज पोलियो, या फिर हम इसको पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पोलियोमाइलिटिस, या फिर आप इसको क्या कहोगे, पोलियो कहोगे। ओके, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बच्चों ये है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस ही कहेंगे हम इसको। ओके, और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, पिनाका वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। दिस वायरस पोलियो वायरस इट बिलोंग्स टू द पिनाका वायरस ग्रुप। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। देखो सबसे पहले के जमाने में क्या माना जाता था, ये जो पोलियो होता है ये खाली छोटे बच्चों को, मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं इन्फेंट्स को ही इफेक्ट करता है आपका, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इन्फेंट्स को ही नहीं, अगर जो आपका जैसे कि हायर एज ग्रुप्स के जो पर्सन होते हैं उनको भी आपका ये क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है ना बच्चों। अब हम इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होगा वो होगा फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट मतलब कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, the person which is affected from the polio, okay, तो उस पर्सन के बॉडी में, उस पर्सन के जो भी एलिमेंट्री कैनल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी पोलियो वायरस होगा वो उसके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ कहाँ चला जाएगा, बॉडी के बाहर चला जाएगा। अब वो बॉडी के जब बाहर चला जाएगा तब क्या होगा, वो पानी में जाके मिक्स होगा या फिर किसी फूड या फिर कोई क्रॉप वगैरह में जाके आपका मिक्स हो जाएगा। और जब कोई हेल्दी पर्सन ऐसे वाटर को कंज्यूम कर लेगा या फिर ऐसे फूड को कंज्यूम कर लेगा, देन दैट पर्सन विल बी गेट इन्फेक्टेड बाय द पोलियो वायरस। तो दिस इज नोन एज अ फीको ओरल रूट, ठीक है ना बच्चों। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, जो सीवेज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, ठीक है ना। वाटर वगैरह क्या करना चाहिए, बॉईल करके आपका इंटेक करना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये सारे प्रिकॉशन जो हमें अपने जनरल लाइफ में लेने चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोबारा से पोलियो वायरस के बारे में। तो हमको जो है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन पता चल गया। अब हम देखते हैं इसका एरिया ऑफ इन्फेक्शन। ये जो पोलियो वायरस है एक पर्सन को किस तरह से आपका क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले जब पोलियो वायरस एक पर्सन के बॉडी में एंटर करता है, यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज द पोलियो वायरस। ये पर्सन के बॉडी में क्या हो गया, एंटर कर गया, इट एंटर्स द बॉडी। ओके, अब ये जो पोलियो वायरस है ये बॉडी में एंटर करने के बाद सबसे पहले इसको इन्फेक्ट करने के लिए जाएगा नर्व्स। ये नर्व्स को क्या करेगा बच्चों, इन्फेक्ट करेगा हमारे बॉडी में जो भी नर्व्स है। और ज्यादातर ये कौन से नर्व्स को इन्फेक्ट करता है बच्चों, जो हाइंड लिम्स में जो हमारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं और जो फोर लिम्स में जो नर्व प्रेजेंट होते हैं, इन नर्व्स को ये आपका मैक्सिमम क्या करता है, टारगेट करता है आपका। अब जब ये नर्व को इन्फेक्ट कर देगा तो नर्व क्या होने लगेगा, नर्व में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, नर्व आपका स्वेल हो जाएगा। ओके, तो नर्व में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। तो नर्व्स में आपका क्या होने लगा, स्वेलिंग आने लगा। अब नर्व में जब स्वेलिंग आने लगेगा तो धीरे धीरे आपका नर्व्स क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, मतलब कि नर्व यहाँ पर काम करना बंद कर देगा आपका। सो हियर नर्व डीजेनरेट्स, या फिर नर्व में क्या आने लगेगा, नर्व पैरालाइज्ड हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हमने जो क्लास 11 में यहाँ पे पढ़ के रखा था, याद कीजिए चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, है कि नहीं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था जो स्केलेटल मसल होता है वहां पे एक मोटर नर्व आता है और वही नर्व आपका क्या कैरी करके लाता है, स्टूलाई कैरी करके लाता है। फिर वो जाके किसको एक्साइट कर देता है, आपका स्केलेटल मसल को एक्साइट कर देता है। लेटर ऑन सारा जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए जो नर्व स्केलेटल जो भी नर्व है अपने लोअर लिम्स या फिर अपने जो भी आपके फोर लिम्स के कहां पर जा रहे हैं, स्केलेटल मसल में जा रहे हैं, अगर वो आपके डीजेनरेट हो गए, अगर वो आपके पैरालाइज्ड हो गए तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और मसल भी क्या हो जाएगा वहां पर, पैरालाइज्ड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मसल पैरालाइज्ड,
तो इस तरह से जो है उस पर्सन के फोर लिम्स और हाइंड लिम्स काम करना बंद कर देंगे। अब एक मान लीजिए एक पर्सन के फोर लिम्स और हाइंड लिम्स काम करना बंद कर रहे हैं, उसके मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उसके मसल का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे मसल क्या होने लगेगा, क्या ग्रो करेगा मसल? नहीं, मसल धीरे धीरे डिजेनरेट करने लग जाएगा और उस पर्सन के जो लिम्स होंगे वो एकदम पतले हो जाएंगे आपके, मतलब ऐसा लगेगा स्किन के नीचे खाली बस बोन है, क्योंकि मसल का वहां पर वर्किंग आउट नहीं चल रहा है। मसल का वर्किंग आउट क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वहां पर जो नर्व है जिस मसल को एक्साइट करने के लिए, वो नर्व क्या हो चुका है, पैरालाइज हो चुका है। वो नर्व कैसे पैरालाइज हुआ, उसको किसने पैरालाइज किया? आपके पोलियो वायरस ने पैरालाइज किया। तो इस तरह से जो बच्चों क्या है, पोलियो वायरस का एक पर्सन पे इफेक्ट रहता है, मतलब पर्सन के जो लिम्स वगैरह है वो क्या हो जाता है, वहां पर पैरालाइज्ड हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने देखा भी होगा शायद, लेकिन अभी तो इंडिया में जो पोलियो है पूरी तरह से हमने इरेडिकेट कर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा जिन पर्सन को क्या है, पोलियो हो रखा है। और पोलियो जो है फेटल होता है एक कंडीशन में बच्चों, जब वो लंग्स या फिर जब हमें रिब केज से एसोसिएटेड मसल्स को जाके अफेक्ट कर देता है। रिब केज में एक मसल होता है, आप लोगों को पता होगा, इंटरकोस्टल मसल्स, जो मसल हमारे रिब्स के बीच में होते हैं, इंटरकोस्टल मसल। यही मसल बच्चों है कि नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, रिब केज ऊपर की तरफ उठता है, एक्सपैंड होता है, रिलैक्स होता है, तो रिब केज क्या होता है, दोबारा अपनी जगह पे आता है। मतलब कि ये मसल हमको किस में हेल्प करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है कि नहीं। अब मान लो इन मसल में जो आपका क्या जा रहा है, नर्व जा रहा है, वो नर्व अगर पैरालाइज हो गया पोलियो वायरस के कारण, तो क्या पर्सन ब्रीदिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में पोलियो वायरस क्या होता है बच्चों, फेटल होता है, रिमेंबर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। तो पोलियो वायरस जो है पर्सन को किस तरह से आपका इफेक्ट करता है, आगे हम लोग देखेंगे। इसके सिम्टम्स क्या होता है बच्चों, जब भी देखो कोई पैथोजन बॉडी में आता है तो क्या होता है, पर्सन को फीवर होता है। तो फीवर एक कॉमन सिम्टम है जो आपको हर जगह देखने को मिल ही जाएगा। हेडेक होगा यहाँ पर, द पर्सन विल बी सफर फ्रॉम सीवियर हेडेक एंड पैरालिसिस, अल्टीमेटली उसको क्या होगा, पैरालिसिस होगा, ठीक है ना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से आपके वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो प्रिवेंशन के लिए जो है 2 वैक्सीन्स यहां पर अवेलेबल है। जो एक वैक्सीन जो है पहले यूज होता था अर्लियर, और एक वैक्सीन जो है आजकल यूज होता है, ठीक है ना। तो पहला जो वैक्सीन जो यूज होता था इसको हम लोग कहते थे साल्क वैक्सीन, याद रखना है लेकिन। और एक और वैक्सीन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, सैविन वैक्सीन, ठीक है ना। ये पहले यूज होता था बच्चों, ये आजकल यूज होता है। ये जो साल्क वैक्सीन होता था इसको इंजेक्शन के फॉर्म पे दिया जाता था। ये 1950s 60s 70s में हम इसको यूज करते थे, ठीक है ना। तो इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता था, इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन के फॉर्म पे दिया जाता था। और ये जो सैविन इंजेक्शन है बच्चों, ये आजकल दिया जाता है, ये आज के जमाने में दिया जाता है, ठीक है ना। ये ओरल वैक्सीन है। तो आप लोगों ने तो सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, तो उसमें जो पोलियो जो ड्रॉप होता है बच्चों, उसमें कौन सा वैक्सीन होता है, सैविन वैक्सीन होता है, ठीक है ना। और इसका जो हमारा गवर्नमेंट है, जिसकी आपको पता होगा हमारे इंडिया में जो है अभी फिलहाल कौन है, जो अमिताभ बच्चन है, वो उसको क्या करते हैं, यहाँ पर प्रमोट करते हैं पोलियो के वैक्सीन को, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा आप लोगों से, तो याद रखना है आप लोगों को। तो ये तो सारा बच्चों किसके बारे में हो गया, पोलियो वायरस के बारे में हो गया, उसके इन्फेक्शन के बारे में हो गया। तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो अपना अगला वायरल इन्फेक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है रेबीज। रेबीज से बड़ा ही एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, जिससे जो लोगों को होता रहता है। एक्चुअली कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसका प्रिवेंशन क्या है या फिर इसके बचने के तरीके हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हर एक डिजीज का। तो रेबीज का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो है आपका रैप्टोवायरस, ओके। और इसको हम लोग कॉमनली स्ट्रीट वायरस भी कहते हैं। स्ट्रीट वायरस कॉमन नेम है बच्चों, लेकिन जो आप लोगों को एग्जाम में आएगा वो है रैप्टोवायरस, ओके। तो ये वायरस कहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये वायरस ह्यूमन में कैसे आता है। तो देखो ज्यादातर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या फिर जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, उनको इस वायरस से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है,
ओके और जब उनको रैप्टोवायरस से इन्फेक्शन हो जाता है वाइल्ड एनिमल्स को या फिर कार्निवोरस एनिमल्स को, तो जब उस एनिमल को इन्फेक्शन होने के बाद वो इन्फेक्शन उस एनिमल के अंदर लास्ट स्टेज में होता है, तो ये जो आपका वायरस है उस एनिमल के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है। सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है मतलब सलाइवा के थ्रू उसके मुंह में भी आ जाता है आपका उस वाइल्ड एनिमल के, है कि नहीं बच्चों। अब जब वो वाइल्ड एनिमल एक किसी ह्यूमन बीइंग को आके बाइट कर लेगा आपका, ठीक है ना, तो जब वो ह्यूमन बीइंग को आके बाइट कर लेगा तो उसके टीथ के साथ जो सलाइवा लगा होता है जिसमें वायरस प्रेजेंट होता है वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर फ्लैश के अंदर चला जाता है आपका। और जब वो ह्यूमन बीइंग के फ्लैश के अंदर चला जाता है तो वो जो वायरस है उस एनिमल के या फिर ह्यूमन के किस में मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो पता चला मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन कैसा है, तो मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन इज द बाइट ऑफ, वो रैबिट हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल हो सकता है जिसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट हो बच्चों, रैप्टोवायरस प्रेजेंट हो। तो अब ये जो वायरस कहां पर एंटर कर गया, ह्यूमन के ब्लड में एंटर कर गया वायरस। अब देखते हैं हम लोग जब वायरस ह्यूमन बॉडी में आ जाता है तो उसका जो एरिया ऑफ इंफेक्शन क्या होता है। तो बच्चों ये जो वायरस है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले तो ये वायरस कहां पे आया, सबसे पहले ये जो रैप्टोवायरस है, रैप्टोवायरस सबसे पहले कहां पर आया बच्चों, ब्लड में आया। इट कम्स टू द ब्लड। ब्लड में कैसे आया, एनिमल के बाइट के कारण आया ब्लड में। ब्लड से ये कहां पे जाएगा, नर्वस सिस्टम में जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये ब्लड से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएगा। बच्चों हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लास 11 में पढ़ा है, आप लोग याद कीजिए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि नहीं। तो जो पेरिफेरल जो है हमारा जो नर्वस सिस्टम है उन नर्वस सिस्टम्स में चला जाएगा वायरस। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से वायरस कहां पे जाएगा बच्चों, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, देन इट विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो वायरस कहां चला गया बच्चों, अब स्पाइनल कॉर्ड में चला गया। और स्पाइनल कॉर्ड से बच्चों ये कहां पे चला जाएगा, इट विल गो टू द ब्रेन। समझ पा रहे हो ना सीक्वेंस। एनिमल ने बाइट किया, एनिमल के सलाइवा में क्या था, वायरस था। ओके, बाइट करने के कारण क्या हुआ, वायरस कहां पे आ गया, ह्यूमन के ब्लड में आ गया। ह्यूमन के ब्लड से कहां पे गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से फिर कहां पे गया बच्चों, वो स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। अब जब वायरस ब्रेन में चला जाता है तब क्या होगा, वो ब्रेन के अलग अलग लोब्स, आपने पढ़ा था ब्रेन के अलग अलग लोब्स होता है कि टेम्पोरल लोब होता है, पेरिफेरल लोब होता है आपका। तो इन अलग अलग लोब्स में जो अलग अलग सेंटर्स होते हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है ये वायरस। तो इस तरह से जो ह्यूमन बॉडी में इस वायरस का इफेक्ट होता है, बड़ा ही डेंजर वायरस, ठीक है ना। अब आगे क्या हो रहा है आपका, सिम्टम्स में हम लोग देखते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन द सिम्पटम। तो सबसे पहले तो कि ब्रेन के अलग अलग सिम्पटम, ब्रेन के अलग अलग जो सेंटर्स खराब होने लगेंगे तो उसके कारण पर्सन क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मैडनेस, वो एग्रेसिव हो जाएगा, वो भी लोगों को दूसरे वाइल्ड एनिमल की तरह काटने को दौड़ेगा, उसके मुंह से अलग बहुत ज्यादा सलाइवेशन होना स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। और जो दूसरा हमको यहाँ पर सिम्टम देखने को मिलता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब रिपेलिंग या फिर हेटिंग, मतलब उस पर्सन को पानी से डर लगने लगेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो लैरिंजियल रीजन होता है, जो लैरिंजियल रीजन होता है बच्चों वहां पर स्पैज्म होने लगता है। स्पैज्म मतलब कि वो जगह कॉन्ट्रैक्टेड रहता है आपका, तो इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और कोई एक पर्सन अगर मान लो उसको किसने काट लिया, किसी वाइल्ड एनिमल ने काट लिया, अब हमको तो नहीं पता उस वाइल्ड एनिमल के सलाइवा में ये वायरस है कि नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, जैसे ही कोई वाइल्ड एनिमल हमको बाइट करता है, कॉमनली डॉगी बाइट करता है, फिर कैट बाइट करते हैं, तो हमको डॉक्टर के पास जाके जो है रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि हमको नहीं पता उसके अंदर वायरस है कि नहीं। बाई चांस अगर उसके अंदर वायरस हुआ और ये सिम्टम्स अगर आ जाते हैं उस पर्सन के अंदर, तो वहां से वापस लौटना मुश्किल है। ये सिम्टम्स अगर आ जाते हैं देन इट इज 100% फेटल, इसका कोई इलाज नहीं है फिर। तो इसलिए जब भी कोई हमको क्या करता है, वाइल्ड एनिमल बाइट करता है, बार बार कह रहा हूं, तो हमको क्या करना पड़ता है, वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए जो वैक्सीन डेवलप्ड है दैट इज द ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। ये किस तरह का वैक्सीन है, आप ये जो वैक्सीन है बच्चों, इसमें आपका क्या किया जाता है, इस रैप्टो वायरस को ही आपका किल करके क्या किया जाता है, या फिर इसके विरुलेंसी को कम करके ह्यूमन सेल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो ह्यूमन के लंग से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, फिब्रोब्लास्ट वगैरह सेल्स, उन सेल में इस वायरस को कल्चर करके इसके विरुलेंस को कमा के इसके अगेंस्ट क्या बनाया जाता है बच्चों,
वैक्सीन बनाया जाता है। तो दिस इज द वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज, ओके, या फिर हम लोग कहें रेप्टोवायरस। तो ये हो गया हमारे किसके बारे में पढ़ लिया हमने, रेबीज के बारे में पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ओके। अब हम नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो अगले वायरल इन्फेक्शन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अगला वायरल इन्फेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपका डेंगू, ओके। तो हम इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को जानने की कोशिश करते हैं। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बच्चों ये है फ्लैविवायरस। अब ये जो फ्लैविवायरस है इट बिलोंग्स टू द ग्रुप, यहाँ पे देखिए मैंने ग्रुप लिख के रखा हुआ है, बिलोंग्स टू द ग्रुप अर्बोवायरस। ये क्या ग्रुप है, कैसा ग्रुप है अर्बोवायरस? तो बड़ा ही सिंपल है। अर्बोवायरस हम उन वायरसेस को कहते हैं जो वायरस एक आर्थ्रोपोड के हेल्प से ह्यूमन बीइंग के अंदर आपका क्या होता है, एंटर होता है, या फिर होस्ट के अंदर एंटर होते हैं। तो ऐसे वायरसेस को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर अर्बोवायरस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर AR मतलब आर्थ्रोपोड, BO मीन्स बॉर्न, ओके, मतलब वो वायरसेस जो एक आर्थ्रोपोड के हेल्प से दूसरे ह्यूमंस के अंदर एंटर होते हैं उनको हम लोग अर्बोवायरस कहते हैं, ओके। उन्हीं अर्बोवायरसेस में से एक वायरस है आपका फ्लैविवायरस जो ह्यूमन बीइंग्स में डेंगू कॉज करता है। तो यहाँ पर मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें कि एक ह्यूमन के अंदर ये कैसे आपका एंटर करेगा, तो जैसे कि हमको पता चला ये अर्बोवायरस है, तो ऑब्वियसली ये एक आर्थ्रोपोड के हेल्प से यहाँ पर ह्यूमन के अंदर एंटर करेगा, एंड दैट इज योर एडिस मस्क्यूटो। तो ये एडिस का मस्क्यूटो है, इसको कॉमनली हम लोग टाइगर मस्क्यूटो भी कहते हैं क्योंकि इसके बॉडी में कुछ ऐसे पैटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं, ऑल्सो नोन एज टाइगर मस्क्यूटो, ओके बच्चों। और ये जो एडिस मस्क्यूटो, याद कीजिए जो हम फीमेल एनाफोलिस मस्क्यूटो के बारे में हमने बात की थी, तो फीमेल एनाफोलिस मस्क्यूटो का जो फीडिंग हैबिट होता है वो शाम के समय होता है या फिर रात के समय होता है कि नहीं? और उसी समय जो आरबीसीज होते हैं जिनमें गेमेट होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तब फीमेल एनाफोलिस मस्क्यूटो ब्लड सक करती है तो उसके साथ क्या जाते हैं, वो आरबीसी जिनमें गेमेट होते हैं वो भी उसके बॉडी में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा एडिस मस्क्यूटो के केस में नहीं होता है बच्चों। ये जो एडिस मस्क्यूटो होता है आपका, इसका जो फीडिंग का टाइम होता है डे टाइम में होता है, मतलब ये डे टाइम में बाइट करता है आपका, और उसी टाइम में ये क्या करता है, फ्लैविवायरस को ह्यूमन बॉडी में एंटर कर देता है। आगे देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या होंगे। जब कोई पर्सन अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो उसके बॉडी में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स दो तरह के देखने को मिलेंगे बच्चों, एक होगा क्लासिकल सिम्टम्स जो शुरुआत में हमको देखने को मिलेगा, और एक होगा हेमोरेजिक कंडीशन, मतलब जब बीमार सीवियर हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लासिकल कंडीशन में देखते हैं। क्लासिकल कंडीशन में क्या होगा, रेड कलर रैशेस, मतलब बॉडी में रेड कलर के दाग पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। फीवर, बुखार आएगा उसको, हेडेक, और ये जो हेडेक है बच्चों बहुत तेज हेडेक होगा आपका, ओके, बहुत ज्यादा हेडेक होगा आपका। और हेडेक ज्यादातर जो अपने जो आई बॉल्स होते हैं या फिर जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स के पीछे वाले एरिया में आपके क्या होते हैं यहाँ पर जो है हेडेक होना स्टार्ट होता है आपका, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो है मसल में पेन होगा, पेन इन द मसल एंड जॉइंट्स, बॉडी में जितने भी मसल्स होंगे उनमें सीवियर पेन होगा आपका, और जॉइंट्स में भी सीवियर पेन होगा। यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स में सीवियर पेन होता है बच्चों, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेंगू को कभी कभी बैकबोन फीवर भी कहते हैं। We also called it as backbone fever. Backbone fever क्यों कहते हैं बच्चों, के जॉइंट्स में जो है बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये तो हो गया क्लासिकल केस, मतलब किसी पर्सन में इनिशियली जो है डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ये सारे सिम्टम्स उसमें नजर आएंगे। नेक्स्ट, अगर उसको कंडीशन सीवियर हो गया, तो कंडीशन सीवियर हो गया मतलब कि हेमोरेजिक कंडीशन अगर हो गया। हेमोरेजिक कंडीशन में क्या होता है, हेमोरेजिक का मतलब होता है बच्चों ब्लीडिंग। तो पर्सन को क्या होने लगेगा, वहां पे ब्लीडिंग होने लगेगा। पर्सन को ब्लीडिंग कहां से होगा बच्चों, उसके जो है लिप्स से खून निकलने लगेंगे, उसके गम्स जो है दांतों के अंदर वहां से खून निकलने लगेगा, नाक से उसका खून निकलने लगेगा बच्चों, ठीक है ना। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होने लगेगा उसका। तो ये है सीवियर कंडीशन। और ये ब्लीडिंग क्यों होता है बच्चों, ब्लीडिंग इसलिए होता है क्योंकि ये जो वायरस होता है फ्लैविवायरस, ये क्या करता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सीवियर कंडीशन में आने के बाद उसके प्लेटलेट काउंट्स को कम कर देता है। अब आपको पता होगा कि प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है। प्लेटलेट्स का फंक्शन है ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म को क्या करते हैं बच्चों, इनिशिएट करते हैं कि नहीं।
तो प्लेटलेट्स काउंट जब कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, पर्सन के इंटरनल ऑर्गन वगैरह में ब्लीडिंग होने लगेगा और जो प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो बहुत कम हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये होता है आपका हेमोरेजिक कंडीशन में। वैसे तो अगर हम डिटेक्शन करने जाए, मतलब किसी पर्सन को डेंगू हुआ है कि नहीं, तो हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, फिर लेबोरेटरीज में उसके ब्लड सैंपल को लिया जाता है और जो कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उस टेस्ट का नाम है टॉर्निक टेस्ट। ओके, तो इसी टॉर्निक टेस्ट में जो है आपका क्या होता है, ये वायरस डिटेक्ट होता है ह्यूमन ब्लड में। ओके, अब अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करें बच्चों, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो वैसे तो कोई एक पर्टिकुलर वैक्सीन इसके लिए अब तक डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कंट्रीज में आपका क्या होता है, इसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन ये वैक्सीन जो है हम लोग को सर्टेन एज ग्रुप के पर्सन को भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लो जो आपका डेंगू का वैक्सीन है वो 8 से 45 इयर्स के लोगों को कोई दिया जा सकता है आपका। और यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, अगर इन पर्सन को पहले डेंगू हो रखा है दोबारा लेकिन वो मेडिसिन इनको नहीं दिया जा सकता, नहीं तो फिर उनका कंडीशन और सीवियर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर जो वैक्सीन है अभी तक हर एक एज ग्रुप के लिए डेवलप नहीं हुआ है। तो ये है आपका डेंगू, और डेंगू के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, तो आपको जो ये सारा यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग अगले वायरल इन्फेक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम अगले वायरस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपना जो अगला वायरस है दैट इज टागो वायरस। तो टागो वायरस कौन सा डिजीज कॉज करता है बच्चों, तो टागो वायरस जो डिजीज कॉज करता है वो है चिकनगुनिया। ओके, तो ये जो डिजीज है ये सबसे पहले आपका डिस्कवर हुआ था तंजानिया में, कंट्री है बच्चों, आप इसको गूगल करके देख सकते हो। तो इस कंट्री में चिकनगुनिया का मतलब क्या होता है, जब आदमी दर्द के मारे अपना जो हाथ पैर दोनों जो है वो कस लेता है आपका, तो उसका उनको क्या कहते हैं, उस कंट्री में आपका चिकनगुनिया कहते हैं। ठीक है ना, चलो इन सब बातों से हमको उतना मतलब नहीं है, हम देखते हैं कि ये डिजीज है ये कॉज कौन करता है। इसलिए मैंने बताया आपको कि जो टागो वायरस है डिजीज को कॉज करता है। और ये वायरस जो है ह्यूमन बीइंग में कैसे आता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या होगा, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन जो बच्चों इसका होगा दैट इज द बाइट ऑफ एडिस मस्कीटो। तो फिर से जो है एडिस मस्कीटो या फिर आर्थ्रोपॉड इसको क्या करता है आपका, कैरी करता है ह्यूमन बॉडी में। क्लियर? ओके, तो सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके जो सिम्टम्स है वो सिमिलर रहेंगे आपके किसकी तरह, डेंगू की तरह, या फिर जो बैकबोन फीवर हमने डिस्कस किया है उसकी तरह ही आपके क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। उसके साथ साथ एक दो सिम्टम्स खाली आपको यहाँ पर ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि सिमिलर सिम्टम्स आपको यहाँ पर फीवर नजर आएगा, जॉइंट पेन नजर आएगा आपको, जैसे कि आपको डेंगू में नजर आ रहा था। आर्थराइटिस मतलब कि जो जॉइंट्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगेंगे आपको, उनमें सीवियर पेन होने लगेगा, उनका लोकोमोशन रुक जाएगा आपका। मसल पेन जो सिमिलर है हमको जो डेंगू में देखने को मिल रहा था। ठीक है ना, हेडेक होगा, आई बॉल्स के पीछे आपका जो आई ऑर्बिट्स है वहां पर सीवियर पेन होने लगेगा। अब इसके एडेड जो एक्स्ट्रा जो फीचर है वो है आपका क्या, लिम्फेनोपैथी। लिम्फेनोपैथी का मतलब क्या होता है, बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग होने लगेगा इन्फेक्शन के कारण। ठीक है ना बच्चों, तो ये है आपका क्या, चिकनगुनिया। ओके, तो इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आपको याद रखना है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को आप लोगों को याद रखना है, और एक दो जो फीचर एडेड है, मतलब एक दो जो आपके क्या सिम्टम्स एडेड है किसके अलावा, डेंगू के अलावा, जैसे लिम्फेनोपैथी, ये आपको याद रखना है। और अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें बच्चों, तो इसका कोई भी वैक्सीन अभी तक जो है डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो हम अगले वायरल इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगले वायरल इन्फेक्शन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो हमारा अगला वायरल इन्फेक्शन है वो है मीजल्स। तो जो मीजल्स है ये ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में होता है आपका ये। ओके, और जो मीजल्स होता है इसके लिए कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल है, वो है रुबेलो वायरस। दिस रुबेलो वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मीजल्स। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, बच्चों में कैसे आपका आता है ये। तो ये होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण बच्चों। अगर मान लो वो जो इन्फेंट है या फिर छोटा बच्चा है वो अगर ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ गया जो क्या कर रहा है, वायरस को कैरी कर रहा है, तो उसको भी आपका क्या हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब मीजल्स में क्या होता है आपका, किस तरह के सिम्टम्स शो करेगा एक पर्सन। तो मीजल्स में सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर होता है। जो फीवर होता है वो आपके 100 के ऊपर रहता है, हाई ग्रेड फीवर होगा आपका। एंड व्हाइट ब्राउन रैशेस ऑल ओवर द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में, सबसे पहले बॉडी के ऊपर ही वाले हिस्से से आपका स्टार्ट होगा, नेक के एरिया से आपका जनरली स्टार्ट होता है। रैशेस मतलब छोटे छोटे जैसे स्किन का रेडनेस होना, उस तरह से पेनफुल रैशेस पूरे बॉडी में क्या होंगे, अपीयर होने स्टार्ट होगा। तो अल्टीमेटली ऊपर वाले रीजन से होंगे, पूरे बॉडी में आपके वो रैशेस होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है ना,
तो ये सारे तो है सिम्टम जिससे कि आपका जो छोटा बच्चा होता है बहुत अनकंफर्टेबल होता है आपका, ठीक है ना, रोते रहता है वो, फिर उसका एपेटाइट भी लॉस हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह के जो हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो आप लोग एपेटाइट लॉस को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या हो सकता है, तो प्रिवेंशन के लिए इसके लिए वैक्सीन यूज किया जाता है बच्चों, दिस इज द MMR वैक्सीन। तो ये जो MMR वैक्सीन है ये ट्रिपल वैक्सीन है बच्चों, मतलब ये जो वैक्सीन है 3 डिजीजेस के अगेंस्ट काम करता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो M से हो गया आपका मीजल्स, और फिर एक और M से क्या हो जाएगा आपका मम्स, और एक और R से, यहाँ पर R से क्या हो जाएगा रूबेला, दैट इज द जर्मन मीजल्स, ठीक है ना। तो ये ट्रिपल वैक्सीन है, 3 डिजीज के अगेंस्ट आपका क्या करते हैं, काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मीजल्स। अगली डिजीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला जो वायरल इन्फेक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट वायरल इन्फेक्शन इज योर मम्स। ओके, तो मम्स जो होता है बच्चों, ये हमारे इंपॉर्टेंट ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है, और एक ग्लैंड है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने जब डाइजेस्टिव जो भी चैप्टर था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर डिस्कस किया था, तो वहां पर हमको 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिले थे। हमको एक्चुअली 3 पेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिले थे, जिसमें से एक जो एकदम लार्जेस्ट वाला था आपका पैरोटिड ग्लैंड, फिर हमको कौन सा मिल रहा था, सब मैक्सिलरी, फिर उसके नीचे हमको क्या मिल रहा था, ओरल कैविटी के फ्लोर में सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके, तो ये जो ग्लैंड थे बच्चों, इसमें से जब पैरोटिड ग्लैंड में आपका क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड आपका क्या हो जाता है, उसमें पेनफुल स्वेलिंग आने लगता है। और जिस वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है वो वायरस है अपना पैरामाइक्सोवायरस। तो पैरामाइक्सोवायरस कौन से ग्लैंड को इन्फेक्ट करता है बच्चों, ये पैरोटिड ग्लैंड को आपका इन्फेक्ट करेगा। ओके, और इन्फेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा, तो इन्फेक्शन आपका यहाँ पर होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर ओरल इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब जो वायरस है ओरली बॉडी के अंदर आपका जा सकता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, तो वायरस जब बॉडी के अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें पेनफुल स्वेलिंग आने लगेगा, नेक वाला एरिया यहाँ पर स्वेल्ड अप हो जाएगा। ओके, नेक वाला एरिया अगर स्वेल्ड अप हो जाता है तो यहाँ पर जो जॉ के मूवमेंट होते हैं, जॉ के मूवमेंट भी बहुत ज्यादा पेनफुल जॉ के मूवमेंट होंगे, मतलब पर्सन का ये जगह स्वेल्ड रहेगा और वो जॉ का मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, या फिर करने की कोशिश भी करेगा तो वो बहुत ज्यादा पेन वहां पर एक्सपीरियंस करेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मम्स कहते हैं। याद रखना, तीनों सलाइवरी ग्लैंड में से कौन से सलाइवरी ग्लैंड में होने से होगा, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड, द लार्जेस्ट वन। ओके, अब इसके वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने रिसेंटली डिस्कस किया ही था MMR वैक्सीन, जो ट्रिपल वैक्सीन होता है, 3 डिजीजेस के अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पर जो है MMR वैक्सीन आपके किसके लिए इफेक्टिव होता है, मम्स के लिए इफेक्टिव होता है। तो इसके साथ ही बच्चों हमने जो है यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन को डिस्कस किया। अगले क्लास में हम और भी बाकी दूसरे डिजीजेस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर।